दोस्तों हम लोगों ने चर्चा कर लिया था कि यहाँ तक हो गया था। सारे कंसंट्रेशन टर्म को हम लोगों ने पूरी तरह से मैं डिस्कस कर लिया था और आगे कुछ न्यूमेरिकल्स भी जो सॉल्व न्यूमेरिकल है वो बना लिए थे। अब क्या इंस्टेक्ट क्वेश्चन के जो है कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं इंस्टेक्ट के। तो इसमें क्या है कि कुछ जो क्वेश्चन दिए इसको हम लोग बाद में मैं इसका अलग से एक वीडियो बना दूंगा ताकि सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए आप लोग। ठीक है, तो अभी तत्काल हम थ्योरेटिकल पार्ट में चलते हैं। दिस इज द सॉल्वेबिलिटी। इस सॉल्युबिलिटी को हम लोग पढ़ना चाहेंगे, ये सॉल्युबिलिटी और इसको पढ़ना चाहेंगे। तो जब भी सॉल्युबिलिटी की बात करेंगे ना, तो वो मैक्सिमम सीधा अमाउंट होगा किसका, सॉल्यूट का, जो सॉल्यूशन में क्या होगा, प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो वो हम लोग भी डिस्कस करना चाहते हैं। तो उसको डिस्कस कैसे करें, तो देखते हैं कि जब भी सॉल्युबिलिटी का कंसेप्ट आएगा ना, तो हमारे पास एक सिंपल पहले कंसेप्ट आना चाहिए कि दिस इज द सेचुरेटेड सॉल्यूशन का, सेचुरेटेड सॉल्यूशन का ये कंसेप्ट आपके पास होना चाहिए। हाँ, और दूसरा अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन का ये कंसेप्ट अगर 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 आपको आ गया तो सॉल्युबिलिटी को डिफाइन करना इजी हो जाएगा। पहले सेचुरेटेड सॉल्यूशन, दूसरा अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन। तो देखिए, जैसे आपने एक सॉल्यूशन बनाया जिसमें आपने शुगर लिया एंड वाटर लिया और उससे आप सॉल्यूशन बनाया। तो आपने क्या किया कि पहले जो है शुगर को मिलाते गए एक ऐसा समय आएगा और हमने टेम्परेचर एंड प्रेशर को कांस्टेंट कर दिया है। तो एक ऐसा समय आएगा जब आपका जो शुगर है, जो चीनी है, वो डिजोल्व होना बंद हो जाएगा। तो हम बोलेंगे जब ये काम होना बंद हो जाए, दिस इज द कॉल्ड सेचुरेटेड सॉल्यूशन। उस केस में उसको क्या बोलेंगे, सेचुरेटेड सॉल्यूशन बोलेंगे। और उससे पहले तक जब आप एक एक स्पून चम्मच जो है एक एक चम्मच शुगर मिलाते जा रहे हैं ना, उससे पहले तक क्या करेगा, अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन। यही दोनों में। तो आपको मैं बोल सकता हूँ कि सेचुरेटेड सॉल्यूशन वो होता है जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट क्या हो, जो सॉल्वेंट में क्या हो, डिजोल्व हो जाए। हाँ, एट स्पेसिफिक टेम्परेचर। ठीक है, तो हम लोग यही ध्यान में रखेंगे और यही समझाया भी गया है कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिजोल्व स्पेसिफिक स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, और वो टेम्परेचर भी उन्होंने कांस्टेंट कर दिया है। डिपेंड किस पे करेगा, डिपेंड करेगा नेचर ऑफ सॉल्यूट और नेचर ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, टेम्परेचर पे भी एंड प्रेशर पे भी ये डिपेंड करेगा। तो हम लोग ये ध्यान में रखेंगे। अब कुछ फैक्टर्स है तो वो हम लोग एक बार देखते हैं। तो अगर मान लीजिए कभी सेचुरेटेड सॉल्यूशन अभी आता है, सेचुरेटेड सॉल्यूशन हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं। सेचुरेटेड सॉल्यूशन किसको बोलते हैं और अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन किसको बोलते हैं। अगला हम लोग आने चाह रहे हैं दिस इज द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। यानी जनरल जो सॉल्यूशन होता है ना, हम उसकी बात करेंगे। वही जो सॉलिड में सॉलिड सॉल्यूट हो गया, दिस इज द शुगर, एंड लिक्विड जो होगा वो क्या होगा, सॉल्वेंट होगा। हम उसकी बात कर रहे हैं। तो इसमें ये लिखा हो गया कि सोडियम क्लोराइड शुगर जो है वो वाटर में इजीली डिजोल्व हो जाता है। ये देखिए, इजीली डिजोल्व हो जाता है, जबकि नेप्थलीन एंथ्रासीन वाटर में अच्छे से डिजोल्व नहीं होता है। और अदर हैंड दिया है कि नेप्थलीन एंथ्रासीन तुरंत बेंजीन में डिजोल्व होता है, बट सोडियम क्लोराइड और शुगर ऐसा नहीं हो पाता है। तो इसको हम लोगों ने पहले ही पढ़ लिया है, पहले से जानते हैं कि लाइक डिजोल्व लाइक, इसका क्या मीनिंग है। लाइक डिजोल्व लाइक का मीनिंग होता है, देखो, पोलर, ठीक है, पोलर में डिजोल्व होगा, पोलर पोलर में ही डिजोल्व होगा। ठीक है, यानी सॉल्यूट और सॉल्वेंट अगर पोलर है तो वो क्या होगा, डिजोल्व होगा एक दूसरे में। ठीक है, और नॉन पोलर में डिजोल्व होगा। ये हमारा कंसेप्ट है, नॉन पोलर में क्या होगा, पोलर में डिजोल्व होगा। ये हमारा कंसेप्ट है, उसी को लिखा है लाइक डिजोल्व लाइक। यानी पोलर पोलर में डिजोल्व होगा, नॉन पोलर में डिजोल्व होगा। तो सोडियम क्लोराइड और शुगर, ये देखो सोडियम क्लोराइड और शुगर क्या है, जैसे तो पोलर है, पोलरिटी है इसमें, और वाटर भी क्या है, पोलर है, इसलिए डिजोल्व होगा। नेप्थलीन एंड एंथ्रासीन क्या है, दिस इज द नॉन पोलर। तो इसलिए नॉन पोलर है ना, वो नॉन पोलर मतलब कौन सा, बेंजीन में क्या होगा, डिजोल्व होगा, बट वाटर में डिजोल्व नहीं होगा। ये पूरा लिखा हुआ है, तो ध्यान में रखना। उसके बाद क्या दिया है, इट इज ऑब्जर्व दैट द पोलर सॉल्वेंट डिजोल्व इन पोलर, यही सब लिखा हुआ पूरा, तो इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद हमारा है कि सॉलिड सॉल्यूट एडेड इन द सॉल्वेंट, तब क्या होता है। तो दो प्रोसेस की बात होती है जब भी डिजोल्व होगा। जैसे मान लो शुगर वाटर में डिजोल्व होता है ना, तो उस समय में जो होगा उस प्रोसेस को बोलते हैं दिस इज द कॉल्ड डिसोल्यूशन। ठीक है, और जब मान लो तुमने सॉल्यूशन बना दिया ना, उसके बाद क्या होगा, कुछ शुगर, मान लो कुछ शुगर क्या होगा, कन्वर्ट हो जाएगा किस में, कुछ शुगर कन्वर्ट होना शुरू कर देगा। कुछ जो डिजोल्व शुगर है ना, वो कन्वर्ट होना जाएगा क्रिस्टल फॉर्म ऑफ शुगर, यानी सॉलिड स्टेट में। तो उस प्रोसेस को बोलेंगे क्रिस्टलाइजेशन। यानी क्रिस्टलाइजेशन और डिसोल्यूशन एक दूसरे को इक्विलिब्रियम में क्या होगा, डायनामिक इक्विलिब्रियम बोलते हैं। डायनामिक मतलब एक दूसरे में बदलेगा। सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट की बात कर रहे हैं अपन ना, तो वो डायनामिक इक्विलिब्रियम में चलता रहेगा।
ठीक है। और डायनामिक इक्विलिब्रियम हमेशा ध्यान में रखेंगे हम लोग। तो ये देखिए, दिस इज द सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन में हम लोग नो मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। दिस इज है ना, नो मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, इसको बोलेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और उस समय जो कंसंट्रेशन होगा वही क्या कहलाएगा, दिस इज द कॉल्ड सॉल्युबिलिटी। ये जो सॉल्युबिलिटी आप लोगों ने पढ़ा है ना, जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन का जो कंसंट्रेशन होगा ना, दिस इज द मैक्सिमम कंसंट्रेशन होगा ना, दिस इज द कॉल्ड सॉल्युबिलिटी, यही सॉल्युबिलिटी कहलाता है। ठीक है, इसी को मैं समझाना चाह रहा हूँ। तो यानी आप सॉल्यूट को डिजॉल्व नहीं कर सकते हो उस सॉल्यूशन में एक पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड प्रेशर में। तो ये हम लोग हमेशा ध्यान में रखना है इसको, ठीक है, ये हमेशा ध्यान में रखना है कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन किसको बोलते हैं। और उसी में मैं बार बार ये बता रहा हूँ कि ये जो आप देख रहे हो ना, इसको पूरा लिखा गया कि टेम्परेचर प्रेशर पे वही डिसोल्यूशन एंड क्रिस्टलाइजेशन एक दूसरे में डायनामिक इक्विलिब्रियम में रहेंगे। ठीक है, एक दूसरे मतलब। अच्छा, मान लो सैचुरेटेड सॉल्यूशन है और उससे पहले जब मान लो आपने शुगर मिलाते मिलाते उसको सैचुरेटेड कर दिया, यानी अब उसके बाद अब अगर शुगर मिलाते हो तो वो डिजॉल्व नहीं होगा। उससे पहले तक वो कैसा सॉल्यूशन था, दिस इज द कॉल्ड अनसैचुरेटेड। वो कैसा था, दिस इज द अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। उस केस तक वो कैसा था, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन था। ये यानी कह सकते हैं कि मोर सोल्यूट कैन बी डिजॉल्व एट सेम टेम्परेचर। ठीक है, एंड प्रेशर भी कर सकते हो। दिस इज द कॉल्ड, क्या कहलाएगा, दिस इज कॉल्ड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो हमको यही ध्यान में रखना है, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड। ठीक है, और उसी को ये पूरा समझाया गया है कि डिजॉल्व होगा, मैक्सिमम डिजॉल्व हो जाएगा तो ये होगा, और उसी को लिखा है सॉल्यूशन। यहाँ पे देखो, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट सैचुरेटेड सॉल्यूशन के केस में उसी को क्या लिखा है, वही चीज़ जो भी बताया मैंने, दिस इज द कॉल्ड सॉल्युबिलिटी, वही सॉल्युबिलिटी होगा। तो हमें क्या करना ना, उसको भी ध्यान में रखना है। ठीक है, जो मैं समझा चुका हूँ ध्यान में रखना। अब उसी चीज़ को बताया गया है कि वो डिपेंड करता है, वो सब पहले भी चर्चा हो चुकी है, नेचर ऑफ सॉल्यूट सॉल्वेंट इस पर डिपेंड करता है। ठीक है, टेम्परेचर और प्रेशर हाँ पे डिपेंड करता है। तो ये सब सारी बातें हो चुकी है। अगला फिर भी इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। मान लो अभी हम जो जिस सॉल्यूशन की चर्चा कर रहे हैं ना, वो सॉल्यूट आपका सॉलिड है, यानी शुगर सॉल्ट ये सब मान लो। ठीक है, सॉलिड है, और सॉल्वेंट आपका क्या है, लिक्विड है। ऐसे सॉल्यूशन की हम अभी बात कर रहे हैं। तो वैसे सॉल्यूशन की जब बात करते हैं तो वही चीज़ है, डायनामिक इक्विलिब्रियम की बात हो रही है, अभी तुरंत चर्चा हुई है। तो वहाँ पे ये कहते हैं कि जब आप क्या करोगे, मान लो आप सॉल्यूट डिजॉल्व किया, करते करते आपका सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन गया। हाँ, जब सॉल्यूट डिजॉल्व नहीं होता, आपने मान लो टेम्परेचर ज़्यादा कर दिया, बढ़ा दिया, तो तुरंत क्या होगा, सॉल्यूट ज़्यादा डिजॉल्व होना शुरू हो जाएगा। यानी आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो क्या हुआ, आपने जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाया आपका ज़्यादा डिजॉल्व होना शुरू हो गया, कौन सा, सॉल्यूट। तो ऐसे केस में हमें सीखना पड़ेगा ये कैसा रिएक्शन है, एंडोथर्मिक है, जो ली चैटरजी प्रिंसिपल में आपको केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ा दिया गया है। अगर किसी को दिक्कत है तो मैं अगर केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ाऊंगा ही, आप लोग का बस मैसेज आना चाहिए, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लाइव कहोगे जब तो मैं लाइव पढ़ा सकता हूँ। ठीक है, और फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। ठीक है, और अच्छे से समझाऊंगा, जब तक नहीं समझोगे तब तक समझाऊंगा। अलग से पर्सनली भी मैं आप लोगों से कनेक्ट करके अलग अलग तरीके से मैं सारे न्यूमेरिकल्स ऑर्गेनिक सारा कुछ पढ़ा दूंगा। ठीक है, तो ये हमारा है, जब इंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या हुआ, टेम्परेचर बढ़ाया तो यहाँ पे ज़्यादा डिजॉल्व होना शुरू कर दिया, दिस इज इसलिए एंडोथर्मिक लिखा है इस केस में। ठीक है, और ये पूरा चीज़ लिखा हुआ है, ये देखो। ठीक है, और अगर आपने टेम्परेचर कम किया फिर तो सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया। प्रेशर का देखो, जनरली क्या है कि अगर तुमने सॉल्यूट कैसा लिया, सॉल्यूट सॉलिड ले रहे हैं ना, तो उस केस में प्रेशर का जनरली कोई उतना इफेक्ट नहीं पड़ता है। इसी को लिखा है इस सेंटेंस में, इसको भी सेंटेंस बना देगा। ठीक है, अगला है सॉलिड एंड लिक्विड आर हाईली और उसी का एक रीजन लिखा हुआ है जो आपको, ठीक है, एसर्शन रीजन में ये बना के देगा। तो ये सारे पॉइंट को ध्यान में रखना, नीट जेई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, और हमारे कंसेप्ट के लिए भी इंपॉर्टेंट। और अगला हमारा हो जाता है, देखो अगला क्या है, सॉल्युबिलिटी। देखो, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। अब देखो हमारा, देखो क्या है, सॉल्वेंट जो है ना, इस केस में देखो ध्यान में रखना हमें, इस केस में क्या है कि सॉल्वेंट हमारा जो सॉल्वेंट है हमारा, सॉल्वेंट तो लिक्विड ही है। ठीक है, लेकिन सॉल्यूट जो है हमारा इस केस में बदल के वो क्या होगा, दिस इज द गैस। ऐसा एग्जाम्पल तो बहुत सारे हैं। जैसे आप कोल्ड ड्रिंक पीते हो, पेप्सी पीते हो, कोक पीते हो, जितने कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं ना, सब में CO2 मिलाते हैं, गैस मिलाते हैं, किसमें, लिक्विड में। ठीक है, तो वही एग्जाम्पल हो गया सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस इन लिक्विड। तो इस केस में बहुत सारी चीज़ें यहाँ बताई गई है, बहुत सारे एग्जाम्पल बताए गए हैं। तो इसको आराम से आप लोग ध्यान से पढ़ना कि HCl जो है
वाटर में सॉल्युबल हो जाता है। हैं, ये सब चीज़ें यहाँ लिखी हुई है। अब देखो प्रेशर और टेम्परेचर का यहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि गैस की बात है, ठीक है। तो गैस कंप्रेसिबल होता है, इसलिए प्रेशर की भी पूरी तरह से इम्पैक्ट आएगा, एंड टेम्परेचर का तो है ही, ठीक है। अगला हम लोग देखते हैं इसी में थोड़ा और आगे बढ़ के कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इंक्रीज विथ इंक्रीज ऑफ क्या है, प्रेशर। ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है। सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस क्या है, इंक्रीज होगा अगर प्रेशर बढ़ाओगे। हाँ, और इन्होंने क्या किया है, एनसीईआरटी ने एक फिगर दिया है, देखो यहाँ पे देखो W1 kg है ना, W1 यहाँ पे लिखा हुआ है, और इस तरह से गैस है और लिक्विड में डिजॉल्व है। जैसे ही आपने हाँ ज़्यादा बढ़ा दिया, देखो वेट को बढ़ाया ना, वेट को बढ़ाया तो प्रेशर बढ़ गया, प्रेशर जैसे ही बढ़ा तो बहुत ज़्यादा ही मात्रा में गैस क्या हुआ इस लिक्विड में। देखो नीचे में लिक्विड है, दिस इज द लिक्विड, दिस इज द, ये देखो ये है लिक्विड, ये है लिक्विड और ये है गैस। अब क्या हुआ इस केस में, देखो लिक्विड में बहुत सारे गैस चले गए ना, तो ये हुआ जैसे प्रेशर बढ़ाओगे तो हमारा क्या होगा, प्रेशर बढ़ाने के साथ ही ज़्यादा गैस डिजॉल्व होगा। हाँ, तो हमें है तो सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, सॉल्यूट का अमाउंट बढ़ जाएगा। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है, ये भी डायनामिक इक्विलिब्रियम होगा। अच्छा, टेम्परेचर, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाओगे ना, तो इस केस में वो नहीं, कैसा ये रिएक्शन है, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे गैस उल्टा क्या होगा, डिजॉल्व नहीं होगा, निकलना शुरू हो जाएगा। जैसे ही निकलना, तो प्रेशर का इफेक्ट तो समझ गए। प्रेशर बढ़ाने से अभी हमने सीखा कि सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी गैस की, लेकिन टेम्परेचर बढ़ाने से, ये पूरा लिखा हुआ अच्छे से आराम से पढ़ना, ठीक है। कंप्रेस करते हैं, ये सब पूरा लिखा हुआ है। हाँ, और इस तरह से हम लोग इसको पढ़ लेंगे, सारे पॉइंट को एकदम नोट करके समझ के पढ़ना, जहाँ दिक्कत होगी वहाँ पूछना है। दो ही चीज़ इसमें बताएगी, पूरी चीज़ का कंक्लूजन दो ही है, एक है प्रेशर, प्रेशर और दूसरा है टेम्परेचर। अब देखो प्रेशर को क्या करोगे, इंक्रीज करोगे, इंक्रीज करोगे तो सॉल्युबिलिटी क्या होगा, बढ़ेगा। तो प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, ठीक है। कहाँ पे, इन लिक्विड, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस किसमें, इन लिक्विड में। और टेम्परेचर क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, हाँ, सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी। ये ध्यान रखना किस केस में, जब गैस सॉल्यूट होगा और सॉल्वेंट क्या होगा, लिक्विड होगा, इस केस में हमें ध्यान रखना है। और इसको सबसे अच्छा एक्सप्लेन करता है, आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं, दिस इज द कॉल्ड, दिस इज द कॉल्ड, देखो हाँ, हेनरी लॉ, बहुत इंपॉर्टेंट लॉ। हेनरी लॉ कहता है कि आप क्या करो, टेम्परेचर को कांस्टेंट करो, तो कहता है सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस इन ए लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस प्रेजेंट एबव सरफेस ऑफ लिक्विड और सॉल्यूशन। टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दिया आपने, तो कह रहा है यदि आपने, ठीक है, प्रेशर बढ़ाया तो सॉल्युबिलिटी क्या होगा, बढ़ जाएगा। हाँ, और उसी चीज़ को पूरा ये समझाया गया है, सॉल्युबिलिटी को मोल फ्रैक्शन में डिफाइन कर लिया गया है। तो हमें सारे चीज़ों को अच्छे से पढ़ना है, इसको ध्यान दे के पढ़ना है। मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस in the solution is proportional to the partial pressure of the gas of the solution, ठीक है। तो इतनी सारी चीज़ें लिखी हुई है, और अल्टीमेटली इतने सारी चीज़ का कंक्लूजन क्या है वो देखो, द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इन द वेपर फेज इज प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन द सॉल्यूशन। अभी भी बहुत बच्चों को दिमाग से ऊपर चल रहा होगा, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, सीधा कह रहा है कि भाई प्रेशर अभी चर्चा हुई है, किसके प्रोपोर्शनल है, सॉल्युबिलिटी का। प्रेशर बढ़ाओगे, टेम्परेचर को तूने कांस्टेंट कर दिया, कांस्टेंट कर दिया ना, सेम कर दिया ना, नहीं बढ़ाया ना घटाया, तो प्रेशर किसके प्रोपोर्शनल होगा, सॉल्युबिलिटी। जितना प्रेशर बढ़ाओगे सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस बढ़ेगा। इस फिगर में, इसमें बार बार इसको समझाया गया है, यहाँ देखो ध्यान दो, यहाँ पे इस फिगर में इसको समझाया गया है। और उसके बाद प्रेशर प्रोपोर्शनल क्या है, सॉल्युबिलिटी, ये तो अभी बार बार बता रहा हूँ। और इस सॉल्युबिलिटी को अगर तूने किस में डिफाइन किया, कंसंट्रेशन टर्म मोल फ्रैक्शन में, दिस इज द मोल फ्रैक्शन, एक्स जो बताया करेगा, ठीक है, मोल फ्रैक्शन में। तो हमारा क्या हुआ, पी प्रोपोर्शनल किसके, मोल फ्रैक्शन के, एक्स यहाँ पे बोले तो मोल फ्रैक्शन लिखा मैंने। ये आपके पास रिलेशनशिप हेनरी लॉ से आ गया, पी प्रोपोर्शनल किसके, एक्स के। तो हमने क्या क्या आगे कांस्टेंट लगा दिया, हाँ, तो वो क्या हुआ, दिस इज द के एच, पी इक्वल टू के एच इंटू एक्स, दिस इज द, हाँ, तो हमें ये किसका हो गया, हेनरी लॉ का। अब देखो तुम लोग ग्राफ जानते हो ना, y इक्वल टू क्या जानते हो, देखो इसको कैसे लिखते हो, y इक्वल टू दिस इज द एम एक्स, ठीक है, y इक्वल टू क्या हुआ, एम एक्स। अब देखो ये वाला क्या होगा, ओरिजिन से ग्राफ गया, इस तरह से तुमने बना दिया इसको, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी होगा हेनरी लॉ का। तो एकदम ध्यान में रखना भाई साहब, जितना सारा मैंने बता रहा हूँ, कुछ सजेशन देना। थोड़ा माइक हमारा बहुत अच्छे से काम नहीं करता है, तो बताना दूसरा माइक भी लेकर के, लेकिन आपको जैसे ही फ़ायदा होना शुरू हो जाएगा तो मुझे बार बार बताना। डिफरेंट गैसेस, अब देखो ये जो के एच है ना,
अब उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं हम लोग। सबसे पहले देखो के एच इज द हेनरी लॉ कांस्टेंट, एकदम याद रखना है के एच जो कांस्टेंट आया ना उसको बोलते हैं हेनरी लॉ कांस्टेंट। और ग्राफ को अभी हम लोगों ने डिराइव किया है ग्राफ में, अभी तुरंत देखो y इक्वल टू एम एक्स, ठीक है। इजिली हमारा बन गया, प्लॉट ही बना लिया। अब देखो डिफरेंट अलग अलग गैस का नेचर होगा ना, तो उसका के एच क्या होगा, देखो डिफरेंट गैसेस है तो डिफरेंट के एच, यानी के एच डिफरेंट होगा लेकिन आप टेम्परेचर को कांस्टेंट कर देते हैं। हाँ, और के यानी कह सकते हैं के एच इज द फंक्शन ऑफ नेचर ऑफ द गैस। अब ये फंक्शन समझने आता है, फंक्शन क्या आ गया, कुछ भी नहीं है। कहता है के एच जो डिपेंड करता है ना, उसी चीज़ को फिर लिखा है, के एच डिपेंड करता है नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करता है। गैस का जैसा नेचर होगा वैसा ही के एच का वैल्यू होगा। अब यहाँ फिर इन्होंने समझाया है, हायर द वैल्यू ऑफ के एच का वैल्यू यदि ज़्यादा है, अगर आपने प्रेशर को कांस्टेंट किया है, ठीक है, प्रेशर को कांस्टेंट कर दिया है और के एच, तो अब देखो इसमें क्या कर दो, देखो ये जो आपको फार्मूला दिया ना P इक्वल टू क्या दिया, देखो ध्यान देना, P इक्वल टू के एच इंटू क्या हो गया, के एच इंटू एक्स। अब हम क्या करते हैं, प्रेशर को कांस्टेंट कर देते हैं, इसको हमने क्या कर दिया, कांस्टेंट कर दिया। तो ये क्या हुआ, के एच बढ़ाओगे, के एच किसी भी गैस का के एच बढ़ेगा, तो के एच बढ़ेगा तो ये डिक्रीज करेगा, के एच डिक्रीज करेगा तो एक्स बढ़ेगा। तो हमें इस बात का ध्यान रखना, हायर द वैल्यू ऑफ के एच गिवन प्रेशर लोअर द सॉलिडिटी ऑफ द गैस इन द लिक्विड, यानी एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा जब आपने प्रेशर को कांस्टेंट किया हुआ है। तो इस चीज़ को हमें ध्यान में रखना है। अगला है, उसी चीज़ को समझाया गया है, के एच वैल्यू ऑफ बोथ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन विल इंक्रीज विथ टेम्परेचर इंडिकेटिंग द सॉलिडिटी ऑफ द गैस। कह रहा है कि यदि टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो के एच का वैल्यू क्या होता है, यहाँ एग्जाम्पल लिखा है N2 और O2 के लिए के एच का वैल्यू बढ़ जाता है। के एच का वैल्यू जैसे ही बढ़ेगा, प्रेशर कांस्टेंट किया हुआ है तो सॉलिडिटी क्या होगी, कम हो जाएगी। तो ये बार बार तो मैं समझाया हूँ, तुम्हें ध्यान में रखना इस चीज़ को। और इस वाले से देखो, ये वाला जितना यहाँ एकदम नीट से तुम्हें बार बार पूछेगा, ध्यान देना। ये देखो आप सबके जो है ना, यहाँ तक देखो सबके तुमने क्या कर दिए हैं, यहाँ टेम्परेचर को कांस्टेंट किया, तो आपके के एच के वैल्यू क्या हो रहे हैं, अलग अलग आ रहे हैं ना, ठीक है। तो हमें उस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा, ये देखते रहना, यहाँ से बना के आपको क्वेश्चन कर सकता है, तो उसको ध्यान में रखना है हमें, ठीक है। अगला देखो, इंक्रीज टेम्परेचर ड्यू टू द रीजन दैट एक्वेटिक स्पीसीज। अब देखो वही, अब यहाँ पे एक जो है एक लाइन देखो क्या है, यानी के एच वैल्यू, ये तो मैंने पढ़ा दिया था, इंडिकेटिंग दैट, ये जो पढ़ाया ना मैंने कि सॉलिडिटी कम हो जाती है टेम्परेचर बढ़ाने से, ये क्या इंडिकेट करता है कि सॉलिडिटी ऑफ द गैस इंक्रीजेज विथ डिक्रीज इन टेम्परेचर। हाँ, अगर उसका उल्टा कर दे, टेम्परेचर कम कर दे, तो सॉलिडिटी ऑफ द गैस क्या हुआ, इंक्रीज हो जाएगा। बट ड्यू टू दिस रीजन एक्वेटिक स्पीसीज और मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड। अब देखो ठंडे के समय में क्या होगा, ज़्यादा ऑक्सीजन डिजॉल्व होगा वाटर में, तो एक्वेटिक स्पीसीज को सांस उस लेने में, ऑक्सीजन लेने में क्या होगा, आसानी होगा। गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ती है तो रिवर्स में, पॉन्ड्स में मछलियाँ मरने लगती है, कारण ऑक्सीजन का जो सॉलिडिटी है वो क्या होता है, घट जाता है। क्यों, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ जाता है जब आपकी गर्मी की सीजन आती है। तो हमें इस तरह से ध्यान में रखना है हेनरी लॉ को। और इसमें एक क्वेश्चन देखो तुम्हारे दिए हुए हैं ना, तो बहुत ईजी सा क्वेश्चन है। देखो टेम्परेचर को इसने क्या कर दिया है, यहाँ पे जैसे है ना कांस्टेंट है टेम्परेचर, देखो इतना आपने कर दिया है ना। अब क्या है, मिली मोल्स ऑफ N2 पूछ रहा है तेरे से, ये सब पूरा लिखा हुआ है देखो यहाँ पे। तो सबसे पहले ये फार्मूले लगाने हमें, हाँ वही फार्मूले, जैसे ये क्या था, P इक्वल टू मोल फ्रैक्शन इंटू के। अब देखो या मोल फ्रैक्शन इक्वल टू क्या होगा, P बाई के, वही हेनरी लॉ लगाया है, उससे तुमने क्या कर दिया, हाँ यानी मोल फ्रैक्शन ही निकाल लिया तूने। और जैसे ही मोल फ्रैक्शन निकाला, अब नंबर ऑफ मोल, इसमें नंबर ऑफ मोल निकालना, तो ये दिया नहीं है, और वाटर का दिया हुआ है, क्योंकि 1 लीटर ऑफ वाटर है ना, तो वो कितना 1 kg के इक्वल होगा ना, 1 लीटर ऑफ वाटर, क्योंकि डेंसिटी 1 ग्राम पर ml होती है। तो ये हमें ध्यान में रखना है। तो अब इसको सॉल्व किया है तो बहुत ही अच्छा कैलकुलेशन आया मिली मोल में, है तो इसको सॉल्व करना। दिक्कत होगी तो मैं इसका अलग से सारा जितना न्यूमेरिकल्स सॉल्व अनसॉल्व जितने पहले बुक में है उसको मैं अलग से बता दूंगा, ठीक है। फिर इस क्वेश्चन को मैं लाऊंगा, आप देख लेना। कुछ एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ है जो पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। वो क्या पढ़ना है, देखो पहला है कि सॉफ्ट ड्रिंक वाला, जो बार बार तुम जानते हो, हाँ सॉफ्ट ड्रिंक में CO2 मिलाते हैं, हाँ मिलाते हैं, टेम्परेचर टू इंक्रीज द सॉलिडिटी CO2, ये सब लिखा हुआ है। हाँ जैसे ही ज़्यादा CO2 जो डिजॉल्व होगा उसमें क्या होता है, ज़्यादा ही गैसेस, समझ रहे हो ना, ज़्यादा प्रेशर क्रिएट करेगा। तो ये बहुत अच्छी बात है। दूसरा स्क्यूबा डाइवर के बारे में लिखा है, जो समुद्र में गोता लगाते हैं ना, उसके बारे में बोला है। हाँ द हाई कंसंट्रेशन डिजॉल्व ऑक्सीजन बाथिंग द हाई प्रेशर अंडर
वाटर, ये सब पूरा अच्छे से पढ़ना है। इनक्रीज द सॉलिडिटी ऑफ द एटमॉस्फेरिक गैस इन ब्लड। क्लियर है? अगर वो सरफेस पे आता है ना तो वहाँ पे एक प्रॉब्लम आ जाती है। द प्रेशर ग्रेजुअली क्या होता है, डिक्रीज होने लगता है। ठीक है, और डिक्रीज होने के कारण ये बबल्स का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इसलिए इसमें इस बबल्स के फॉर्मेशन से बचने के लिए, क्योंकि वो आर्टरी को ब्लॉक करने लगता है, घुटन महसूस होने लगती है, उस कंडीशन को बोलते हैं बेंट। ये ध्यान में रखना भाई साहब, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन है बेंट। ठीक है, और उसके लिए हम लोग क्या करते हैं ना, ये ऐसी स्थिति ना आए उसके लिए हम लोग ध्यान रखना कि हम लोग हीलियम इसमें मिलाते हैं। पूरा लिखा हुआ हीलियम, देखो यही इंपॉर्टेंट था। हम लोगों को उस टैंक में, इसके बाद ड्राइवर जो है गोताखोर जो सिलेंडर ऑक्सीजन कर लेके जाते हैं ना, उसकी में तो देखो नाइट्रोजन तो रहता ही है, ऑक्सीजन तो रहना ही है, तो उसके साथ साथ हीलियम मिलाते हैं हम लोग। नाइट्रोजन का कंसंट्रेशन कम कर देते हैं और हीलियम मिला देते हैं ताकि ये प्रॉब्लम ना हो बेंट का। और बार बार यहाँ से आपको क्वेश्चन बना के पूछ सकता है, ध्यान में रखने वाली बातें हैं। ठीक है, एक एक पॉइंट पे हमें ध्यान देना है। अब हाई एल्टीट्यूड की बात करें कि वहाँ पे हाई एल्टीट्यूड पे क्या होता है, ऑक्सीजन का प्रेशर जो पार्शियल प्रेशर है वो क्या होता है, कम हो जाता है। ठीक है, तो अब ये प्रॉब्लम है ना, तो कम होने के कारण कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन क्या होगा, लो। किसमें, ब्लड में, जहाँ वहाँ के ऊपर वाले लोग रहते हैं पहाड़ों में, तो समस्या वहाँ पे आ जाती है। तो उनको क्या होता है ना, हमेशा ये प्रॉब्लम होगी ना। आप भी पहाड़ों पे जाओगे ना, 10-20 दिन 1 महीना रहोगे ना, तो आपका हमेशा सर दर्द करेगा, क्योंकि एनोक्सिया का प्रॉब्लम हो जाता है। यानी ऑक्सीजन की थोड़ी सी कमी होगी तो वो एनोक्सिया बोलते हैं ना, थिंकिंग जो है ना वो सब में थोड़ा सा कभी कभी लगेगा आपको, हाँ पता नहीं कुछ अलग ही हो जा रहा है, तो दिस इज द कॉल, उसका कारण एनोक्सिया है। जब आप पहाड़ी क्षेत्रों में चले जाओगे तो वहाँ पे ये प्रॉब्लम आती है। हाँ, जो एडेप्ट कर जाते हैं, मान लो पहले से रह रहे हैं, तो उनमें क्या होती है ना, एनोक्सिया की प्रॉब्लम कम आती है, क्योंकि वो उसमें आरबीसीज, हाँ जो आरबीसी जो होते हैं ना उसकी संख्या बढ़ जाती है, एडेप्टेशन हो जाता है। तो ये आप बायोलॉजी में भी पढ़ोगे, तो उसको हमें ध्यान देने की ज़रूरत है थोड़ी। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, तो टेम्परेचर का इफेक्ट तो बार बार मैंने बोला है कि जब भी सॉलिडिटी ऑफ द गैस इन लिक्विड होगा, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या होगा, वो डिक्रीज कर जाएगा। तो ये अभी बार बार चर्चा हुई है, तो इसको ध्यान में रखना। हाँ, तो इसको अच्छे से ध्यान में रखना। ठीक है, ये हो गया। तो ये हमारा हो गया, पूरी वही चीज़ लिखा है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन मैंने पहले ही बता दिया था। यहाँ पे एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा, यानी टेम्परेचर बढ़ाओगे तो हमारा क्या होगा, सॉल्विटी कम हो जाएगा। अब ये देखो इंस्टेक्ट क्वेश्चन दिए हुए हैं ना टेक्स्ट वाले, तो ये वाले हैं ना, ये मैं अलग से इस सब चीज़ों को बताऊंगा, अलग से न्यूमेरिकल बता दूंगा। ठीक है, तो आज इतना ही। थैंक यू वेरी मच। जहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है न्यूमेरिकल का टेंशन मत लेना, मैं एक साथ सारे न्यूमेरिकल लाऊंगा। ठीक है, वहाँ तक बता दूंगा। थैंक यू। तो आज हम लोगों ने चर्चा कहाँ तक किया, एक बार देख लो। हेनरी लॉ की चर्चा हुई, सॉलिडिटी की चर्चा हुई, हेनरी के लॉ के पूरी एप्लीकेशन हुए। तो इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, अगला क्लास फिर आप लोग कमेंट करना, फिर मैं उसी तरह से अरेंज करूँगा क्लास। थैंक यू।